जब भी कभी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बढ़ जाता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब भी कभी वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब लाइट रिफ्रैक्ट ना होकर रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस ओरिजिनल मीडियम में ही आने लगती है। तो उसको हम बोल देते हैं TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एप्लीकेशंस हम कर रहे थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो इसकी पहली एप्लीकेशन हमने देखी थी स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, दूसरी एप्लीकेशन हमने देखी मिराज, और अब थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, तो पेज नंबर 34। टोटल में आपको 40 पेज भेज दिए हैं, आज भी भेजे हैं कुछ पेजेस, तो 40 तक भेज दिए हैं। हम पेज नंबर 34 पर थर्ड एप्लीकेशन देख रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अच्छा जी, तो इसमें देखिएगा क्या है, अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म दैट इज अ 45, 90 एंड 45 डिग्री प्रिज्म इज कॉल्ड अ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म किसको बोलते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता है और बाकी के जो दोनों एंगल हैं वो बनेंगे 45 डिग्री के, यानी कि ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं तो दो साइड्स भी इक्वल होंगी, और जो एक बचा हुआ एंगल है वो 90 डिग्री है। तो 45, 90 और 45 ये तीन एंगल्स होंगे। राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म दैट इज 45, 90, 45 प्रिज्म इज कॉल्ड अ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म व्हेन अ रे फॉल्स नॉर्मली ऑन एनी फेस ऑफ सच अ प्रिज्म, इट इज इंसिडेंट ऑन द इनसाइड फेस एट 45 डिग्री दैट इज एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास अबाउट 42 डिग्री। तो ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री होता है। अच्छा, कुछ क्रिटिकल एंगल्स जो है ना, कुछ क्रिटिकल एंगल्स जो हैं वो हमको याद रख लेने हैं। जैसे ग्लास का है, मतलब आप पेज नंबर 32 पर अगर आएंगे तो वहाँ पर हमने कुछ क्रिटिकल एंगल्स बता रखे हैं। जैसे वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 पेज नंबर 32 पर है, वो पढ़कर बता रहा हूँ। तो एग्जांपल दे रखा है वाटर का, क्राउन ग्लास का, डेंस फ्लिंट ग्लास का और डायमंड का, इनका दे रखा है। तो जो क्राउन ग्लास है, क्राउन ग्लास मतलब जनरली जो ग्लास है उसी को क्राउन ग्लास बोल देते हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, तो 1.52 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और उसका क्रिटिकल एंगल 41.14, तो उसको अप्रॉक्सीमेट करके जो हम प्रिज्म वाला कर रहे हैं उसको 42 डिग्री बोल रहे हैं। तो ये जो कुछ क्रिटिकल एंगल्स हैं ये याद कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में नहीं आता लिखा हुआ, ज़्यादातर आता है लेकिन अगर नहीं आएगा लिखा हुआ तो दिक्कत होगी। ठीक है, वापस आइए पेज नंबर 34। तो ये है कि किसी भी फेस पर अगर ऐसे ये जो आपका टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, ऐसे प्रिज्म के किसी भी फेस पर अगर लाइट इंसिडेंट होगी तो वो जो आपका प्रिज्म का जो फेस है, प्रिज्म के फेस पर इंटरनली वो 45 डिग्री पर स्ट्राइक करेगी। 45 डिग्री पर स्ट्राइक करने का मतलब क्या है कि प्रिज्म किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, और ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री, तो वो 45 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है लाइट रे, तो जब 45 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है तो इट इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से जब वो ग्रेटर है तो इसका मतलब उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही, ठीक है। अच्छा जी, दैट इज एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास अबाउट 42 डिग्री, हेंस दिस रे इज ऑलवेज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। These prisms may be used in 3 ways to deviate a ray through 90 degree। तो ये जो प्रिज्म है ये हमेशा 3 तरीके से इनको यूज़ करा जा सकता है। तो पहला है टू डेविएट अ रे थ्रू 90 डिग्री। तो फर्स्ट इसका एप्लीकेशन देखिए, टू डेविएट अ रे थ्रू 90 डिग्री। मैं इसको डायग्राम बनाकर समझाऊंगा, अभी आ जाएगा आपको समझ में। टोटली रिफ्लेक्टिव प्रिज्म, तो इसमें है डेविएट अ रे थ्रू 90 डिग्री। किसी रे को 90 डिग्री डेविएट कराना है तो हम टोटली रिफ्लेक्टिव प्रिज्म यूज करते हैं। तो 90 डिग्री कैसे डेविएट कराना है कि एक रे ऐसे आ रही है और वो 90 डिग्री डेविएट हो जाए, या तो इधर हो जाए या इधर हो जाए, तो हम उसको 90 डिग्री डेविएट कराना चाहते हैं, ठीक है।
तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो वो कैसे होगा देखिएगा कि हमने सबसे पहले टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बना लिया। हो गया इधर ए बी, ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट की हम इमेज 90 डिग्री इसको डेविएट करना चाह रहे हैं। 90 डिग्री डेविएट मतलब ऐसे है, वर्टिकल है तो या तो इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल बना दो या इस तरफ हॉरिजॉन्टल बना दो, मतलब 90 डिग्री हम इसको गिराना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो कैसे करेंगे? हमने ये कहा कि भाई ये जो टोटली रिफ्लेक्टिव प्रिज्म है इसमें ये वाला एंगल कितना होता है 45 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री है ही, और जो ये वाला एंगल है ये भी 45 डिग्री ही होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक लाइट रे गई और प्रिज्म पर इस वाले फेस पर इस वाले फेस पर वो नॉर्मली हमने स्ट्राइक करवा दिया उसको। तो ऐसे नॉर्मली जब स्ट्राइक करवाएंगे यहाँ पर इस वाले फेस पर जब नॉर्मली स्ट्राइक करवाएंगे तो उसमें किसी तरीके का डेविएशन नहीं होगा। ग्लास में या किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में नॉर्मली जाती है लाइट रे तो डेविएशन नहीं होता। तो डेविएशन नहीं हुआ, सीधी गई है लाइट रे और ऐसे यहाँ पर स्ट्राइक करेगी। तो जब वो यहाँ पर लाइट रे स्ट्राइक करेगी तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मली स्ट्राइक नहीं कर रही है, किसी और एंगल पर कर रही है। अब वो एंगल 45 डिग्री होगा, वो चीज़ कैसे हमने हमारे लिए अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। तो आप ये देखिएगा कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ही जो एंगल है उसी को तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री कैसे होगा कि इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली लाइन, ठीक है, और इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली, ठीक है। तो आरपी और आरपी और इन दोनों के बीच में 45 डिग्री एंगल है। तो ये और ये इस पर और इस पर परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में भी 45 डिग्री बनेगा। समझ गए? ठीक है। फिर वही काम नहीं समझे, एक बार दोबारा बताता हूँ, अब इसमें बताऊँगा, ठीक है। तो हमने कहा कि इसमें से कितनी लाइट रेज निकल रही है, इसके 1 2 3 4 5 करोड़ों पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट से रेज निकल रही है बहुत सारी। हम सबसे टॉप वाली और सबसे बॉटम वाली रे उसको स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकली, अब एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकली, तो ये भी परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रही है। लेकिन जब यहाँ जाएगी तो यहाँ परपेंडिकुलरली स्ट्राइक नहीं करेगी। तो इस पॉइंट पर आप नॉर्मल बनाइए, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, ये हो गया। तो अब देखिएगा अगेन ये वाली जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर क्या है, ये, और ये वाली जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर क्या है, ये। तो और इन दोनों लाइंस के बीच में 45 डिग्री एंगल बन रहा है। तो दोनों पर, इस पर और इस पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ये और ये, इन दोनों के बीच में भी 45 डिग्री एंगल बनेगा। समझ गए? दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल बनेगा। अब ये जो 45 डिग्री है ये लास्ट के क्रिटिकल एंगल जो कि 41.14 है, बढ़ाकर 42 डिग्री मान लो, ठीक है। तो जबकि 42 से काफ़ी कम है, फिर भी हमने चलो कहा 42 डिग्री, तो 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल है, वो उससे ज़्यादा है 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब 45 डिग्री है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो भाई यहाँ रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होना। अब ये लाइट रे यहाँ से निकल कर नॉर्मल की तरफ बैंड कुछ नहीं होना, अब रिफ्लेक्शन होना है। तो रिफ्लेक्शन होना है तो वो कैसे होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट होगी और 45 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे होगी, ठीक है। और मैं इतना श्योरिटी के साथ स्ट्रेट लाइन क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, 45 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो 45 + 45 90 हो गया, तो बिल्कुल सीधी जाएगी ऐसे, ठीक है। सेम यहाँ पर बिल्कुल सीधी जाएगी, तो ये 45 और ये भी 45। तो इस तरीके से अब हमको ये देखना है कि लाइट रे रिफ्लेक्ट कौन सी हो रही है। ये वाली लाइट रे किसकी लाइट रे है, टॉप की लाइट रे है, तो इसका मतलब टॉप तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाली लाइट रे बॉटम की है तो बॉटम यहाँ पर आ जाएगा।
इमेज हमारी इस तरीके से बन गई, ये ए बी ऑब्जेक्ट था, ये हो गया ए डैश बी डैश। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को अगर हमको 90 डिग्री इन्वर्ट कर देना है तो हम उसमें टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इस तरीके से यूज़ करेंगे। ये तो पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन देखिए, टू इन्वर्ट इमेज विद डेविएशन ऑफ रेज थ्रू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा हुआ है ना तो उसको सीधा ऐसे उल्टा कर दो, 180 डिग्री डेविएट करना, ठीक है। या अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उसको पूरा पलट कर ऐसे कर दो, 180 डिग्री आप उसकी इमेज को घुमा दीजिए, ये आपको करना है। तो इसी को टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट की इमेज को 180 डिग्री कैसे घुमा सकते हैं वो देखिएगा अगला एप्लीकेशन। हाँ जी सर, ए बी और ए डैश भी हमेशा सेम है? हमेशा बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। टू इन्वर्ट एन इमेज विद डेविएशन ऑफ रेज टू 180 डिग्री, तो अब क्या करना है, इसी प्रिज्म को अलग तरीके से रखना है। Invert an image with deviation of rays through 180 डिग्री, ये है। तो 90 डिग्री वाला एंगल यहाँ पर बन रहा है। डिग्री वाला एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो पी क्यू आर, इधर हो गया पी, इधर हो गया क्यू, इधर हो गया आर, पी क्यू आर। इस तरीके से पी हम वहीं पर बना रहे हैं जहाँ पर 90 डिग्री वाला एंगल है, बाकी दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले लिया ए और बी, ठीक है, और यहाँ से लाइट रे हम कैसे स्ट्राइक करवाएंगे, नॉर्मली परपेंडिकुलरली। ठीक है, फिर से बताने की जरूरत नहीं, आप ये समझ जाइए कि भाई यहाँ पर ये लाइन ऐसे है, यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ ऐसे, तो ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, किस पर, पहली वाली लाइन पर, क्यू आर पर, और ये लाइन किस पर परपेंडिकुलर है, क्यू पी पर, और क्यू आर और क्यू पी के बीच में 45 डिग्री एंगल है, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में, नॉर्मल के बीच में भी 45 डिग्री ही एंगल बनेगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी, ये टोटल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 45 डिग्री हो। ये करने के बाद में ये तो लाइट ऐसे जा रही है 45, अगेन अब जब यहाँ पर ये लाइट रे स्ट्राइक करा रही है तो भाई यहाँ पर भी नॉर्मल बनाकर देखो एक बार, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, अब इस लाइन के और इस नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, 45 डिग्री का, ठीक है। इस लाइन के और इस नॉर्मल के बीच में 45 डिग्री का एंगल है, तो ये तो यही वाली लाइन है, ठीक है। और इधर जो है, इधर भी 45 डिग्री एंगल है, इधर भी 45 डिग्री एंगल है, तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आपकी सेम रही तो भी ये 45 बनेगा। ये बता देना, ये समझ में आएगा, हाँ कैसे, ये 45 है, ये 45 है, इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, तो जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। अब जब वो 90 डिग्री एंगल यहाँ पर इस तरीके से बना नहीं हो, ठीक है, तो जब वो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा तो वो ऐसा बन जाएगा जैसे कि ये प्रिज्म वाली ही शेप लेगी, तो ये बना है इस तरह से बनेगा। ऐसे तो बहुत तरीके हो सकते हैं, बहुत तरीके हो सकते हैं भाई, आप सीधा सीधा बस ये देखिए कि ये जो लाइन है ना पी क्यू और ये जो लाइन है पी आर, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का, आप सोच लीजिए कि अभी मुझे पता ही नहीं कि ये 45 है ना, तो हमने कहा कि ये पी क्यू और पी आर, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब
पी क्यू पर नॉर्मल ये है और पी आर पर नॉर्मल ये है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो इन दोनों परपेंडिकुलर जहाँ पर मिलेंगे वहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 45 नहीं, वो 90 है, तो ऑब्वियसली ये वाला 45 में बनेगा बाई एंगल सब प्रॉपर्टी। तो मैंने इसको 45 लिया। अब जब ये 45 है तो आगे 42 डिग्री से ज़्यादा है, जब 42 डिग्री से ज़्यादा है तो भाई ऐसे में सेम कहानी इसके साथ में ये ऐसे गई राइट रे, फिर ये भी आपका वही इस तरह से डेविएट होगी ऐसे। ठीक है, तो अब जरा ये देखिएगा कि ये जो लाइट रे टॉप वाली लाइट रे ऐसे गई और बिल्कुल नीचे आ गई, तो इसका मतलब टॉप जो है तो वो तो यहाँ आ जाएगा, टॉप तो यहाँ आ गया। और जो बॉटम की लाइट रे वो ऐसे गई और यहाँ आ गई, तो बॉटम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश, ए बी और ए डैश बी डैश, इस तरीके से समझ गए। तो इस तरह से पूरा 180 डिग्री मतलब पूरी इमेज जो है वो इन्वर्ट भी करी जा सकती है इसके हेल्प से। ठीक, आगे देखते हैं पेज नंबर 34 के बाद में 35। सर हाँ जी, एक और चीज़ पूछनी थी, जो आपने बोला ना कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.38 क्वार्टर की, सर वो किस लाइट के लिए? वाइट लाइट? हाँ वाइट लाइट के लिए जो भी हम ले रहे हैं ना वो वाइट लाइट के लिए ले रहे हैं, अलग अलग कलर्स की लाइट के लिए नहीं, उनके लिए तो अलग अलग होगा सब कुछ। 31 सर बट जो मान लेते कोई भी लाइट हो, हाँ जो लाइट का उस लाइट की स्पीड का रेशियो इन वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू इन मीडियम, वही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगर हम कोई भी लाइट रे ले रहे हैं तो उस लाइट का जो डेविएशन है वो उसी तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए हमने रेड कलर की लाइट ले ली, तो रेड कलर की लाइट का डेविएशन थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि हम TIR की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जब हम नॉर्मली स्ट्राइक करवा रहे हैं, फिर चाहे वो वाइट हो, रेड हो, ब्लू हो, कोई भी हो, तो वो डेविएट होगी ही नहीं, तो उस चीज़ का फ़र्क वैसे तो रिफ्रैक्शन में पड़ता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी पर डिपेंड करेगा, साइन आई अपॉन साइन आर। पर जब हम अलग अलग कलर का ले रहे हैं, नॉर्मली इंसिडेंट करा रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। जैसे फिर कलर का कोई ऐसा रोल नहीं है इसमें, नहीं है इस टॉपिक में। सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइट सभी लाइट्स की जो स्पीड है, आई मीन ऑब्वियसली एकदम परफेक्टली सेम तो नहीं होगी, बट सभी लाइट्स की जो स्पीड है वो सेम है, बट फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के डिफरेंस की वजह से, एक्चुअली वेवलेंथ के डिफरेंस की वजह से जो स्पीड है वो चेंज होती है। बट जैसे वो तो उसकी होगी ना, जो पूरे वेव के हम देख रहे हैं कि एक तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं कि वेलोसिटी, वो तो स्पीड है अगर हम पूरे वेव को लेकर चले, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो सेम ही होना चाहिए ना सबका। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो अलग अलग होगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वही वेवलेंथ है। बट सर वेवलेंथ तो पूरे वेव को नाप रहे हैं, पूरी वेव को नाप रहे हैं। तो एक वेव जो है ना, एक वेव इतनी धीमी है, मतलब वेवलेंथ का मतलब क्या है कि अगर हम ये कहते हैं कि उसकी वेवलेंथ जो है बहुत ज़्यादा है, तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब बड़ी वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, और हमने कहा कि ब्लू की बहुत कम है, तो ब्लू की वेवलेंथ बहुत कम है। तो हम ये कहेंगे कि अब अगर मैं 1 सेकंड की बात करूँ, या चलो अभी उस पर फ्रीक्वेंसी पर बाद में आते हैं, पहले वेवलेंथ पर आ जाते हैं, तो एक का तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है उसी सेम टाइम में, और एक का डिस्प्लेसमेंट सेम रहना चाहिए, डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि अगर देखा जाए देखो ऐसा होता है कि अगर हम इस चीज़ की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, वेव की लेंथ है, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तो वेव की लेंथ होगी। अच्छा, उसके बाद जो है अगर मान लीजिए हम वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं, वेव ऑप्टिक्स यहाँ पर लास्ट वाला चैप्टर है, लास्ट नहीं, इससे बाद में पढ़ेंगे हम वेव ऑप्टिक्स। 11th में लास्ट वाला चैप्टर था, जो पता नहीं करा होगा या नहीं करा होगा। 11th में जनरली ज़्यादातर स्कूलों में छुड़वा देते हैं उस चैप्टर को, वेव ऑप्टिक्स, वेव्स ऑसिलेशन के बाद में वेव्स था, है ना। तो वो वाला जो चैप्टर है ना, उसमें ये देखा था कि कोई भी जो वेवलेंथ, मतलब कोई भी जो वेव गाइड होती है, वेव गाइड मतलब एक वेव के टुकड़े को वेव गाइड होती है, तो वो जो वेव गाइड होती है उसमें हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों के डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग लेकर चलते हैं। आपने देखा होगा वहाँ पर x, y लिखा हुआ था ब्रैकेट में जब वेव की इक्वेशन बनाई थी। तो डिपेंड उस पर भी करता है, एम्पलीट्यूड पर भी करता है, कितना ऊंचा जा रहा है कितना नीचे जा रहा है उस पर भी करता है। लेकिन यहाँ मोटा मोटा सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि वो कितना लेंथ है उसकी, बस सिर्फ एक्स एक्सेस को लेकर चलें, वाई को नहीं करेंगे। चलिए जी अगला देखते हैं जरा। अगला है टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रेज
इरेक्टिंग प्रिज्म मतलब क्या करना है, मेरे को इमेज को इन्वर्ट करना है विदाउट डेविएशन ऑफ रेज, कि रेज का डेविएशन ना हो। रेज का डेविएशन क्या हो गया भाई, आपने रेज ऐसे जा रही थी और जो वापस आई हैं वो जो रेज हैं वो इस तरीके से वापस आई हैं, तो आप ये कहें कि नहीं जिधर से आ रही है उधर से ही निकले, मतलब अगर ऐसे आ रही हैं तो ऐसे ही जाएँ, उनका डेविएशन ना हो रेज का। ये अभी तो लेफ्ट से राइट आ रही थी, अब आपने राइट से लेफ्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो अब इमेज को डेविएट करना है, तो वो मतलब इन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो थर्ड एप्लीकेशन देखिए, थर्ड एप्लीकेशन में टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रेज। Invert an image without deviation of rays. Q और R, ठीक है। अब इसी को प्रिज्म को किस तरीके से रखना है, अब यहाँ पर 90 डिग्री वाला एंगल इधर लेना था, यहाँ 90 डिग्री वाला एंगल इधर लेना था, अब 90 डिग्री वाले एंगल को टॉप पर ले लेना है और ऑब्जेक्ट को इधर रख देना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया A और B। अब क्या होगा, एक लाइट रे ऐसे गई स्ट्राइक करी इस पर, क्या ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है, नहीं, ठीक है। दूसरी लाइट रे इस तरीके से गई, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, अब यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट रे ऐसे जो है वो बेंड कर देगी, वो बेंड इस तरीके से कर रही है, नहीं तो वो नीचे रिफ्रैक्ट हो रही है, नहीं अभी रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्लेक्शन नहीं अभी तो रिफ्रैक्ट हो गया, अभी तो बाहर से अंदर गई ना। तो अभी तक क्या था, अभी तक हमने ये देखा था कि लाइट रे जो एंटर कर रही थी वो नॉर्मली एंटर कर रही थी, अभी नॉर्मली एंटर नहीं कर रही है, तो ये इस तरह से एंटर कैसे करी वो देखिएगा। मैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बनाना चाहूँगा तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनेगा, ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये लाइन है, मैं इस पर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, तो परपेंडिकुलर इस तरीके से बनेगा, परपेंडिकुलर इस तरीके से बन गया, ठीक है। ये इस पर बना है परपेंडिकुलर, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है कितना बना रही है, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, ये 45 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि जब ये 45 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये हम रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ कैसी बेंड हुई है, 45 डिग्री नहीं होगा, 45 भी होना चाहिए सर, वो तो क्रिटिकल एंगल से बहुत कम होगा, तो 30-60 सर। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन भी होगा क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रहा है, अभी तो रेयर से डेंसर जा रहे हैं, तो रेयर से डेंसर जा रहे हैं, तो अभी तो TIR नहीं हुआ, ठीक है। TIR कैसे, जैसे यहाँ पर भी गए थे तो TIR नहीं था, TIR हुआ कहाँ पर, यहाँ पर हुआ ना, यहाँ पर हुआ, वो TIR अब होगा। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जब हम नॉर्मल बनाएंगे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा ऐसा आ रहा है ना कि जैसे नॉर्मल के अलॉन्ग ही आ रहा हो सब कुछ, इस तरीके से आ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हो गया हमारा 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या होगा, ऐसे देखते चलो सीधा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, गलत है, इस तरीके से, ठीक है। अभी इसको 45 डिग्री हो रही है, तो ये 45 डिग्री है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और 45 डिग्री ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये जा रही है, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जब इसका भी 45 डिग्री है तो ये भी उतना ही डेविएट होगी जितना ये वाली रे डेविएट होगी। 45 कैसे होगा, 45 कैसे होगी,
ये इस वाली लाइन पर पी क्यू पर हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, तो ये पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। और जो ये वाली लाइन है, अच्छा सर क्यूआर के रेफरेंस में लीजिए तो सर पैरेलल लाइंस पढ़ के ही मैं सोच रहा हूँ ये वाला जो है इस पर तो नॉर्मल ये हो गया, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये कहीं परपेंडिकुलर है नहीं। देखिए ये ऐसा करा गया है जैसे हम वेक्टोरिकली बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ को वेक्टर को आप पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर दीजिए। तो जैसे ये ए बी है, तो ये ए बी है, इस ए बी को मान लीजिए ये वाली जो रे है, इस वाली रे को मैं यहाँ पर ले आऊँ तो ये क्यू आर की बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, और ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है, इस पी क्यू पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो पी क्यू पर परपेंडिकुलर और क्यू आर ये दोनों के बीच में 45 डिग्री के अंदर बनेगा। क्यों? जैसे मान लीजिए ये क्यू आर है, ये क्यू आर है, और ये आपका पी है, ये 45 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, इसको 45 को अभी छोड़ो। तो अब आप ये मानिए जैसे ये वाली लाइन है, ये एक तरह से क्यू आर ही है ना, तो इसके और इस पर नॉर्मल के बीच में वो 45 डिग्री एंगल बन कैसे है? इसको नॉर्मल में मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस वाली लाइन के पैरेलल जब ये हो गई तो ये एक्सटीरियर एंगल लगा देंगे 90 डिग्री। और मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे ये प्रूव करना था कि ये वाला एंगल 45 डिग्री कैसे, मुझे ये देखना है कि क्यू आर के और इसके बीच में एंगल जो है वो 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और क्यू आर क्या है हमारा, क्यू आर एक तरह से ये वाली लाइन है, ये जो ए से है, इस वजह से इसको 45 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जितना ये डेविएट हुआ है उतना ही ये डेविएट होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस आ रही है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद भी ये पैरेलल, रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद भी ये पैरेलल है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि इस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, इस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएंगे, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ऐसे तो ये वाली रे है 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? पता नहीं ये 45 डिग्री सर, वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताया 1.5, बट सर वो रिफ्रैक्ट होने के बाद 45 डिग्री पे नहीं जाएगा, तो फिर तो और ये भी 45 होगा, ऐसे ये वाला भी 45 और फिर ये भी 45, क्योंकि अब ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, ठीक है। और क्या इसको सीधा निकाल सकते हैं? नहीं सर, तो ये वापस वैसे ही पैरेलल लाइन के साथ ये वही कर लेगा, एकदम सही है, ये 45 नहीं है। सर ये वाला तो 45 है सर अगर ऐसे नहीं हो सकता अरे रुको एक मिनट,
ये 45 ही होगा, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल बनेगा तभी तो TIR होगा, ये तो इधर निकल जाएगा वो बाहर, ये भी 45, ये भी 45। और उसके बाद अब क्या है, अब ये यहाँ पर जो स्ट्राइक कर रही है, तो अब ये यहाँ पर जब स्ट्राइक कर रही है तो अब ये डेविएट होगी, क्योंकि अब जो है अब आपका TIR नहीं है, वो बाहर निकल रही है, ये तो ये आपका हो गया ठीक है जी, ये है। और इसकी थ्योरी नीचे लिखी हुई है, ये जरा समझिए। As shown in this figure, the light enters at one shorter phase at an angle. ठीक है, the light enters at one shorter phase at an angle. अच्छा, तो वो किसी एंगल पर एंटर कर रही है वहाँ पर, ठीक। After refraction, it is totally reflected from the hypotenuse phase and then refracted out of the other shorter phase to become parallel to the incident beam. ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर ये अब नॉर्मली तो स्ट्राइक कर नहीं रही है, तो फिर इस तरीके से जाएगी और इस तरीके से जाएगी। ये वाला 45 डिग्री करना तय है, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 45 डिग्री हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं, ये वाला 45 है या नहीं है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अंदर वाला 45 जरूरी है, समझ गए? बाहर वाला भी 45 है, बाहर वाली 45 अंदर वाली बाहर वाला इन्होंने मेंशन क्यों नहीं करा, नहीं तो ये बुक में मेंशन करते हैं 30-60 भी हो सकता है, हाँ 30-60 भी हो सकता है, इतना नहीं होगा। चलिए सर चलिए कंफर्म करके बताओ, चलो छोड़ो आगे चलते हैं। तो इसमें ये है कि इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज फेज एंड देन रिफ्लेक्टेड आउट of the other shorter phase to become parallel to the incident beam. The rays do not suffer any deviation, only their order is reversed. The incident ray, which is on the top, emerges from the bottom of the prism. Such prisms are called electric prism and are used in binoculars and in projection lanterns. ठीक है, तो इस वाले प्रिज्म को खास तौर पर जब हम इसी को जो टोटली रिफ्लेक्टिव प्रिज्म है उसको इस तरह से यूज़ करते हैं, तब उस केस में इसको इलेक्ट्रिक प्रिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्टर्स जो होते हैं उसमें यूज़ होता है, और या फिर ये आपका बायनोकुलर्स में यूज़ होता है, ठीक है जी। चलिए मैं कंफर्म करके बताऊंगा इसके एंगल्स किस तरीके से कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए जो ऑप्टिकल फाइबर देखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर हमारा अगला टॉपिक है। एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ हेयर थिन लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज सराउंडेड बाई अ ग्लास कोटिंग ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑप्टिकल फाइबर का वो थोड़ा सा कम होता है ना, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चीज़ होती है। और ये होता क्या है, ये जैसे धागे होते हैं ना, शायद आपने कहीं देखा भी होगा, कई लोग ना डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं कि घर में देखने से ऐसा लगता है कि जैसे एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है और उसमें अगर उसको मतलब कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें छोटे छोटे LED बल्ब्स लगा देते हैं, बहुत बारीक बारीक, और फिर वो जलता है, गोल गोल घूमता है, और वो जो लाइट है वो लाइट उस पूरे के पूरे ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो क्या है, इट इज़ यूज्ड एज अ गाइडेड मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग एन ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ऑप्टिकल सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है। टेलीकम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इंटरनेट की जो वायर है, पतली सी जो वायर होती है वो ऑप्टिकल फाइबर की ही बनी होती है। नॉर्मल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर में क्या है? इन दोनों का डिफरेंस ये है कि जितना वेवलेंथ हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उतनी ही वेवलेंथ हमें आउटपुट पर मिल जाए, ठीक है। तो वो लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट होकर मतलब TIR होता रहता है, उसमें टोटली रिफ्लेक्ट होकर, और जितनी वेवलेंथ हमने ट्रांसमिट करी उतनी हमको मिल जाती है। जैसा कि इसमें नहीं होता, जो मोबाइल टेलीफोनी है जिसमें हम ये कहते हैं कि जैसे वायर है, तो वायर हमारा जो बना हुआ है इंटरनेट का बारीक सा वायर होता है, वो ऑप्टिकल फाइबर है। तो अगर वो मतलब एक कोने पर कहीं लगा हुआ है और उसी वायर को हम 1 किलोमीटर दूर ले जाएं या 2 किलोमीटर दूर ले जाएं और कनेक्ट करते हैं अपनी किसी भी डिवाइस से, तो जो वेवलेंथ वहाँ पर थी मिल रही थी वही वेवलेंथ आपको अपने सिस्टम में जहाँ पर भी आप उसको कनेक्ट करेंगे वहाँ मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, तो अगर हम घर के ही एक छोटे से ट्रांसमीटर की बात करें, घर में अगर हमने वाईफाई डिवाइस लगाई है तो घर के किसी एक कमरे में बहुत अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं, किसी दूसरे कमरे में उतने अच्छे सिग्नल्स नहीं आ रहे, तो उसमें सिग्नल का लॉस होता है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर में लॉस नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है कि क्योंकि वायर्ड टेलीफोनी है, वायर्ड इंटरनेट है, तो उसमें लॉस नहीं होता। क्यों नहीं होता वो अभी देखेंगे। मतलब रिफ्लेक्शन का भी एनर्जी लॉस नहीं होता।
दोबारा बोलिए। रिफ्लेक्शन कभी एनर्जी लॉस नहीं करता? नहीं, एनर्जी की बात नहीं है यहाँ पर हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। वेवलेंथ जितनी आपने प्रोवाइड करी थी वेवलेंथ आपको वही वाली मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इट इज़ यूज्ड एज अ गाइडेड मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग एन ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो हमने ये कहा कि ऑप्टिकल फाइबर का एक यूज़ टेलीकम्युनिकेशन में है और हम ये चाहते हैं कि हम ऑप्टिकल वेव एक प्रोवाइड करें। ऑप्टिकल वेव क्या है? लाइट। हम लाइट की बात कर रहे हैं। तो लाइट की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लाइट, यहाँ से लाइट हम भेजते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर का जो एंड पॉइंट होगा वहाँ पर भी आपको वही लाइट मिल जाएगी, ठीक है। अब वो ऑप्टिकल फाइबर को आप टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी मोड़ दीजिए, लेकिन वो लाइट उतनी की उतनी वैसी की वैसी ही मिलेगी, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, किसी भी तरीके का लॉस नहीं होगा। तो सर ऐसे तो नॉर्मल वायर में भी हमें ऑप्टिकल लगानी चाहिए? नहीं, नॉर्मल वायरिंग जो है उसमें हम ऑप्टिकल सिग्नल नहीं भेजते, उसमें हम क्या भेजते हैं? उसमें हम करंट भेजते हैं, ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास एक पाइप है, सिंपल एक मोटा सा पाइप है और हम ये कहते हैं कि मेरे को ना इधर मुड़ना है, लेफ्ट में मुड़ना है, राइट में मुड़ना है और फिर से राइट में मुड़ना है, फिर एक रूम है, हम उस रूम में रोशनी करना चाहते हैं। तो हम ये थोड़ी करेंगे कि उस पाइप में हम कहते हैं कि ठीक है इस पाइप में मैं यहाँ पर इस तरफ में बल्ब फिट कर रहा हूँ और अब रोशनी जो है वो ट्रैवल होते हुए ऐसे मुड़ेगी और वहाँ तक रोशनी पहुँच जाएगी, ठीक है। तो बहुत कम इंटेंसिटी पहुँचेगी रोशनी, ठीक है, वो नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन वहीं अगर हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे हैं तो ऑप्टिकल फाइबर से ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपने यहाँ पर जितनी लाइट प्रोवाइड कराई है एक्जैक्टली उतनी ही लाइट वहाँ पर पहुँच जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमें अंडर द वाटर देखना है, ठीक, तो हम अब हर बार ये थोड़ी है कि हम अंडर द वाटर उतर कर देखेंगे, तो वहाँ ऑप्टिकल फाइबर बहुत काम की चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं ऑप्टिकल फाइबर को डिग्रेड होने में। तो जितनी भी वायर्ड टेलीफोनी है उसके जो वायर्स हैं वो अंडरग्राउंड जो जा रहे हैं वो सब ऑप्टिकल फाइबर ही यूज़ हो रहा है उसमें। क्यों? क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे उसको डिग्रेड होने में, तो हमारा सिग्नल कभी लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्टिकल फाइबर का पहले तो कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कि बना हुआ किस तरीके का होता है। पहले तो एक चीज़ होती है कोर। कोर यानी कि जिस चीज़ का वो बेसिकली जिस मटेरियल का वो बना हुआ है वो यहाँ पर इसको कहते हैं कोर। कोर के बाद फिर एक पोर्शन है क्लैडिंग। तो इस फाइबर को पूरा आगे तक ना दिखाकर इसको थोड़ा सा कट लगा दिया था कि हम उसका एक छोटा सा पोर्शन देखें, छोटा सा सेक्शन देखें। तो क्लैडिंग अंदर होता ही है इसमें। तो जो कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ1 और जो क्लैडिंग है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ2। μ2 इज लेस देन μ1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक। और लास्ट में जो ये लगा रखा है हमने, ये बफर कोटिंग लगा रखी है। बफर का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच इज इन रिजर्व। हाँ जी, बता दो। ये किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, ठीक, ये किसी और दूसरे मटेरियल का बना हुआ है, तो इनका नाम है ये। इसको हमने कोर बोल दिया अंदर वाला जो है, और इसको हमने क्लैडिंग बोल दिया, और उसके बाहर एक कोटिंग लगा रखी है। कोटिंग क्या है? उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये बफर कोटिंग उसको प्रिवेंशन के लिए होती है। ये जानबूझकर रखा जाता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम रखा जाता है। सुनिएगा जरा, कंस्ट्रक्शन पहले देखते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। तो ऑप्टिकल फाइबर में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है कोर। द सेंट्रल सिलेंड्रिकल कोर इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास और सिलिका और प्लास्टिक। बहुत हाई क्वालिटी का या तो ग्लास यूज़ करते हैं, या सिलिका यूज़ करते हैं, या प्लास्टिक यूज़ करते हैं, उसका तो कोर बनाया जाता है। अच्छा, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड हैज़ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर।
इसका जो डायमीटर है वो या तो 10 माइक्रोमीटर होता है या 100 माइक्रोमीटर, मतलब इन दोनों के बीच का होता है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करेंगे क्लैडिंग की। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये क्या है, द सेंट्रल सिलेंड्रिकल कोर इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास। जो सेंट्रल सिलेंड्रिकल कोर जो इसका है वो हाई क्वालिटी ग्लास का बनाया जाता है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका मान लिया कुछ भी, मान लिया μ1 है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करेंगे क्लैडिंग की। तो जो कोर है उसको सराउंड करा जाता है क्लैडिंग से, मतलब वो उसके ऊपर एक पूरा का पूरा लेयर की तरह डिपॉजिटेड रहता है। द कोर इज सराउंडेड बाई अ ग्लास और प्लास्टिक जैकेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। और ये ध्यान रखा जाए कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। μ2 इज ग्रेटर इसका μ1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 से ज़्यादा होना चाहिए। In a typical optical fiber, the refractive indices of core and cladding may be 1.52 and 1.48 respectively. ज़्यादातर एक टिपिकली जो होता है उसमें 1.52 यानी कि तो ग्लास के लिए, ठीक है, और इसका 1.48, इसको उससे कम रखा जाता है इसमें। अच्छा, फिर बात करते हैं बफर कोटिंग। तो बफर कोटिंग क्या करती है, फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ द कोर क्लैडिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इज एनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक जैकेट, ठीक है। तो थोड़ा सा और उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए बस एक प्लास्टिक की जैकेट इसके ऊपर लगा दी जाती है, दैट इज कॉल्ड बफर कोटिंग, उसको बफर कोटिंग बोलते हैं। अब लाइट का प्रोपेगेशन इसमें किस तरीके से होता है वो देख लीजिए। तो देखिए ऐसा है कि यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ। अच्छा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें डेविएशन भी ज़्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें डेविएशन भी कम होगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। सर अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तब, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, हमने कहा जो कोर है वो भी ग्लास का, सिलिका का या हाई क्वालिटी प्लास्टिक का बना रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट लिया जाता है। जो क्लैडिंग है वो भी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो बीच का पोर्शन है इसको हमने शेड कर दिया। अब क्या हुआ, एक लाइट रे ऐसे आई, वहाँ से आपने एक लाइट रे इसमें भेजी, तो आपने यहाँ पर कोई भी लाइट का सोर्स लगाया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकलेंगे उसमें से। तो हमने किसी एक लाइट रे की बात करी थी, कोई एक लाइट रे ऐसे भी, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने अंदर वाला जो मटेरियल है, जो कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रखा है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखा है, तो वो इसमें जो है रिफ्लेक्शन होने नहीं देगा, और वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन होगा। और जब रिफ्लेक्शन होगा तो एक लाइट ऐसे ही ये रिफ्लेक्ट बैक होकर फिर टकराएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी। बार बार टोटली रिफ्लेक्ट होती रहती है। एक रे की बात करी है, ऐसी न जाने कितनी सारी रेज होगी, तो वो सारी की सारी जितनी इंटेंसिटी की लाइट आपने यहाँ भेजी है इतनी इंटेंसिटी की लाइट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा है यहाँ पर कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ द फाइबर एट अ स्मॉल एंगल, इट गोज इनसाइड एंड सफर्स रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द फाइबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। विद रिस्पेक्ट टू इट्स आउटर कोटिंग के रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा क्रिटिकल एंगल होगा, तो उसमें वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर इधर नहीं जा पाएगा, ठीक है। एज देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी इन TIR, द आउटकमिंग बीम इज ऑफ एज मच इंटेंसिटी एज द इंसिडेंट बीम, इवन इफ द फाइबर इज बेंड, लाइट इजीली ट्रेवल्स थ्रू अलोंग द फाइबर। तो फाइबर को कितना बेंड करेगी तो भी लाइट आसानी से ट्रेवल करेगी। अच्छा, फिर ये होता है कि अगर हम किसी की भी बात करते हैं कि अगर हम सिंगल फाइबर की बात करते हैं तो सिंगल फाइबर जनरली यूज़ नहीं होता, हमें बहुत सारे फाइबर्स का पूरा बंडल लेना पड़ता है क्योंकि फाइबर बहुत बारीक होता है, पतला होता है। तो अ सिंगल फाइबर कैन नॉट बी यूज्ड टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
to see the complete image of an object, a bundle of optical fibers is used, which is called a light pipe. तो अगर हमको complete image देखनी है तो हमें फाइबर्स का बंडल लेना पड़ता है ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज मिले, क्योंकि वो होता बारीक सा एक डॉट आएगा फिर दूसरा डॉट आएगा, तो वो चीज़ ठीक है। इतना करिए। इसके दो एप्लीकेशंस हैं। फिर अगले जो है ना, जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको नहीं करना, नेक्स्ट क्लास में हमारा स्फेरिकल लेंसेज वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। बस तो इतना कर लीजिए आज, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में